माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम जैसे कि आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर हमारे लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया था जिस पे आपने एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ था, ऐसा ही वीडियो हमारे लिए आप ले आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो एज प्रॉमिस्ड आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, जिसमें मैंने आपको लगवा देनी है सभी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टिक्स कि ये है भैया इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहने वाला है। @अंजलि शर्मा 01 करके आपने मेरे चैनल पर पहुंच जाना है, या फिर अगर आपको कोई सर्च करना भी है तो सर्च कीजिए हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स बाय अंजलि शर्मा। बाय अंजलि शर्मा जब लिखेंगे तो आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। सभी ने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट एक प्यारा सा छोड़ के जाना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो क्या चाहिए, और इसी तरह से सभी ने सब्सक्राइब भी कर लेना है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। अब ये देखो, यहाँ पे इस तरह से तैयार किया है मैंने आपका चैप्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट पता चले, आप भी अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ मार्क करते चलिए जो भी हमने आज पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि आखिर ये हैलोअल्केन्स या हैलोएरीन्स होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्ड है हेलो। ये जो हेलो है ये रिप्रेजेंट करता है हैलोजेंस को। अब हैलोजेंस हमारे पास क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब हमारे किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन रिप्लेस करता है तब हमारे पास बनता है हैलोअल्केन। इसी तरह से बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह अगर हैलोजन आ जाए तब वो बन जाता है हमारा हैलोएरीन। तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास देखो, जिंदगी में आना जाना तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक सिंपल अल्केन की, मान लो मेरे पास है मीथेन। मीथेन क्या रहता है? कार्बन, जिसके सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन्स है? 4 हाइड्रोजन्स। अगर यहां से इसका एक हाइड्रोजन चला जाए, एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पे कोई हैलोजन आके अटैच हो जाए, तो मेरे पास क्या बनेगा? दैट कार्बन बीइंग इन सेंटर, 3 हाइड्रोजन्स और एक इसके साथ क्या लग जाएगा? हैलोजन। ठीक है, तो मीथेन से ये क्या बन गया? हेलो मीथेन। एक्स में आपको बता ही चुकी हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स, एक हाइड्रोजन एटम या फिर मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स का अगर रिप्लेसमेंट जो है एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में किसी हैलोजन के साथ हो जाता है, तब हमारे पास बनता है हैलोअल्केन या हैलोएरीन। याद रखना है, हैलोअल्केन को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो जो हमारे पास बचता है दैट इज द अल्काइल पार्ट। अल्काइल के साथ एक हैलाइड आयन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव इस तरह से जुड़ गया है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड, हैलोअल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड इसे बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में हमें पता है ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स रहती हैं और एक एक हाइड्रोजन जो है वो सभी कार्बन्स के पास रहता है। एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पे कोई हैलोजन ऐड हो गया अगर से, तो ये बन गया हमारा एराइल हैलाइड। एराइल वर्ड आता है एरोमेटिक से, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इट्स वेरी इजी। जो एग्जाम्स में हमें याद रखना है वो ये है कि जो हैलोअल्केन है, हैलोअल्केन कंटेन्स हैलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon
एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। मतलब देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ी है, ये कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो यहां से याद रखेंगे हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हेलोअल्केन में, जबकि हेलोएरीन में जो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे से ये डबल बॉन्ड्स भी बना रहा है ना, तो उस हिसाब से उसका जो हाइब्रिडाइजेशन पे असर तो आएगा ही। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि हेलोएल्कीन का कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या हेलोएरीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करते हैं इन कंपाउंड्स की, जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मैनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको सॉल्वेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोराम्फेनिकॉल है, ये किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, टाइफाइड फीवर के। इसी तरह से हमारा बॉडी एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन, जिसकी डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है। याद रखना, थायरॉक्सिन में जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसमें कौन सा हैलोजन है, आयोडीन। ठीक है, सो इट इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, होगा क्या, ग्वाइटर। देन सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन से मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है। हेलोथेन को एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान जब एनेस्थीसिया है उसके लिए हेलोथेन यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ना हो ना तो जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान भी जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद जो फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एक पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज कर लेते हैं। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही लिखे हुए हैं, अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, कि हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे, हाउ डू वी क्लासिफाई आर हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स का क्लासिफिकेशन, देखो मैंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हाईलाइट करी हैं। अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को पता है कि अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो लगेगा, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आते हैं मोनो हेलोअल्केन्स, डाई हेलोअल्केन्स, ट्राई हेलोअल्केन्स, और एरीन्स में भी सेम केस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन डैश हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया हेलोअल्केन की बात करी है। ठीक है, हेलोअल्केन जैसे मेरे पास है अल्काइल हैलाइड CH3, मान लो यहाँ पे Cl लगा है, कोई भी X हो सकता है, दिस इज द एल्काइल पार्ट, और ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग R-X भी लिखते हैं क्योंकि एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट R। अब इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसी तरह से और बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जिनमें की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो देखी जाती है कंपाउंड की, तो वो चीजें आपने याद रखनी है। हमारे ऐसे कौन से कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें sp3 कार्बन जो है वो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, दैट इज हेलोअल्केन। अब इसमें भी जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये 3 कैटेगरीज रखता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्या सीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। देखो कार्बन तो रहेगा, कार्बन के साथ हेलोजन भी जुड़ा रहेगा, ये तो भैया बहुत श्योर बात है। अगर कार्बन के सराउंडिंग में देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके सराउंडिंग में सभी हाइड्रोजन्स हैं, जैसा कि ये पिछले वाला केस कि सभी के सभी क्या हैं, हाइड्रोजन एटम्स, या फिर क्या हो सकता है एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो जैसे CH3, C2H5,
एक अल्काइल, बाकी दो जो है वो हाइड्रोजन्स है, तब इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी हेलो अल्केन। इसी तरह से हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, पहले एक अल्काइल ग्रुप था, अगर अभी दो अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी हेलो अल्केन। अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके सराउंडिंग में तीनों के तीनों ही अल्काइल ग्रुप्स हैं, CH3 हो सकते हैं, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मान लो यहाँ CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, मतलब इसके तीनों साइड से कार्बन चेन जो है चल रही है, उसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी हेलो अल्केन। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को याद रखें कि ये जो हमारे हेलो अल्केन्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। इसका मतलब यही है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये सेम हो भी सकते हैं, ये सेम नहीं भी हो सकते हैं, बात है कार्बन चेन की। समझे इस पॉइंट को? नेक्स्ट, अब इसी तरह से जो हमारे एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाली एक कैटेगरी है यहाँ पे, वो है एलाइलिक हैलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एलाइलिक हैलाइड्स। और यहां से CBSE में क्वेश्चन आ भी चुका है इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, कि एलाइलिक जो कार्बन होता है या एलाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एलाइलिक हैलाइड्स में भी आपने याद रखना है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन चलेगी। अब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड? सो इसमें हमारे पास क्या होता है? द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond। देखो, जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, मतलब वो तो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन, और जो तीसरी बॉन्ड, मतलब कि जो यहाँ से एक और बॉन्ड इसमें सिंगल बनानी है, वो एक ऐसे कार्बन के साथ बनाएगा जो इंटर्न डबल बॉन्ड बना रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, मतलब वो तो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन साथ में वो जिस कार्बन के जुड़ा है वो कार्बन इन टर्न क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आगे तो जैसे बॉन्ड बनानी है वो बनाएंगी। आर यू गेटिंग इट नाउ? ये चीज शो करी हुई है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जो है उस कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। सेम इन द एरो, मतलब कि और इसकी जो एग्जांपल है वो भी देख लो। यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो इन टर्न ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि आगे क्या बना रहा है? एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समझ आना जरूरी है कि यहाँ एलाइलिक का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ गया बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अगेन हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है
वो फर्दर दो तो हाइड्रोजन मतलब जो भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन उसके साथ लग गए। अब जो तीसरी बॉन्ड है वहां पे उसके साथ ये एरोमेटिक रिंग जो है वो जुड़ा है। तो मतलब ये एक एक्सटेंडेड चेन की तरह काम कर रहा है। ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। समझे इस बात को? तो ये आ गया हमारा बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक एक जैसे ही है, कार्बन और हैलोजन का सिचुएशन वही है, बस यहाँ पे थोड़ा एलिफेटिक चीज चल रहा है और यहाँ पे एरोमेटिक चल रहा है, इसलिए नाम आ गया। एरोमेटिक आ गया, बेंजीन रिंग जुड़ गया तो बेंजाइलिक बोल दिया, वहां पे एलिफेटिक है तो उसे एलाइलिक बोल दिया। ये फर्क है। आई रियली होप कि ये क्लियर होगा। मैं खुद ही टाइम ले रही हूँ इस चीज को समझाने के लिए, सो दैट आगे जाके कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब इसी तरह से हमारे पास आ गया कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन डैश हैलोजन बॉन्ड। sp2 में अब हमारे पास आ गया विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। अब ये जो है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास शुरू हो गई sp2। ठीक है, अब देखो पिछला केस था कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन जो है फर्दर ऐसे कार्बन के साथ जुड़ेगा जो डबल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमारा हैलोजन है वो ही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वही सेम कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वही कार्बन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ पाए इस चीज को कि जो हैलोजन है, हैलोजन ऐसे ही कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि इन टर्न क्या बना रहा है? जो कि इन टर्न डबल बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि ये कार्बन खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारे पास? sp2। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से विनाइल के अलावा हमारे पास आ गए एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड भी सेम चीज हो गई कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डबल बॉन्ड बना रहा है और साथ में रिंग भी है। ये कार्बन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है इसलिए इसको बोल दिया गया एराइल हैलाइड। अब समझ पाए जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एल्काइल हैलाइड का कार्बन sp3 है, एराइल का sp2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने नहीं करनी है। इसके बाद आ गया हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे पास। रूल्स इनके वही हैं, चूज द लॉन्गेस्ट चेन, देन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर दीजिए। अगर सीखना है उसके लिंक जो है डिटेल्ड वीडियो के वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना रहा है। लेट मी शिफ्ट इट हियर। ओके, अब ये आपको अच्छे से विजिबल होगा ना। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो क्या कर रहा है? वो इन टर्न बना रहा है डबल बॉन्ड। ये विनाइल हो गया। अब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। ये क्या हो गया? एलाइल। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। एरोमेटिक रिंग है तो बेंजाइल। जहां CH2 ग्रुप हो उसे बोलते हैं मिथाइलीन। ये नाम आपने याद रखने। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3
ब्रोमोफोर में CH Br3। तो ये चीजें जो है यहाँ पे लाइल, विनाइल, बेंजाइल, मिथाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क कर लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके जी, अब हम लोग आ गए हैं नेचर ऑफ C-X बॉन्ड पे। ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इसका नेचर क्या है? सो द नेचर इज पोलर। अब हमारे पास है कार्बन डैश हैलोजन, कार्बन की फर्दर 3 बॉन्ड्स और हैं। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, दैट हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए समवट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। और इसी वजह से जो इसका नेचर है, इसका नेचर हो जाता है पोलर। Halogen atoms are more electronegative than carbon, therefore carbon-halogen bond of alkyl halide is polarized. The carbon atom bears the partial positive, whereas the halogen atom bears the partial negative charge. अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेंड की बात हमें करनी है। हम लोग बात कर रहे हैं C-X, कार्बन की आगे जो बॉन्ड्स हैं, X हमारे पास क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं डाउन द पीरियड मूव करने पे साइज बढ़ता है। एज वी मूव डाउन द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। इस हिसाब से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट वेयर एज आयोडीन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। इसका जो एटम है वो बड़ा है। अब यहां पे हमारे पास है फ्लोरीन, फिर हमारे पास है क्लोरीन, फिर हमारे पास है ब्रोमीन, फिर हमारे पास है आयोडीन। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, देखो कार्बन जो है, कार्बन तो अपनी जगह पे वैसा ही सीमित है। अब सामने उसके कितना बड़ा एटम लगा है वही सेंटर टू सेंटर डिसाइड करके उसकी बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ तो बढ़नी है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है, और हमें पता है बॉन्ड जितनी बड़ी होगी उतनी ही वीक होगी, इस हिसाब से C-F को तोड़ने में, C-F बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू C-I बॉन्ड। यही कंपैरिजन जो है हम लोगों को इस टेबल में गिवन भी है, और यहाँ से केस स्टडी लाइक क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से बन सकता है। अब देखो C-F का बॉन्ड लेंथ कितना है? 139, Cl पे 178, 193, 214। तो साइज ऑफ द एटम बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। और जो एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब अगर हमें 1 किलो जूल ऑफ द सेम बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो कितनी एनर्जी लगेगी। अगर मुझे C-F बॉन्ड को तोड़ना है तो 452 ज्यादा एनर्जी लग रही है, Cl में 351, 293, 234। और आप देख रहे हो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी है वो कम लगेगी। इसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग सभी डायपोल मोमेंट्स को देखें, सभी डायपोल मोमेंट से सबसे ज्यादा डायपोल है वो किसका आ रहा है? C-Cl बॉन्ड का। हम सोच सकते हैं ना, तो C-F का मैक्सिमम क्यों नहीं है? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। किस चीज का प्रोडक्ट है? एक चार्ज, क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड, और साथ में डिस्टेंस। पढ़ा है ना क्लास 11 में। डिस्टेंस यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस वक्त यहाँ पे डिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ को। अब जो हमारा C-Cl बॉन्ड है इसके फेवर में सभी चीजें हैं। Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छा है, और दूसरा इसका साइज बड़ा अप्रोप्रिएट है, तो इसको लेंथ वाला फैक्टर जो है
वो भी फेवर कर जाता है। अगर मैं सी डैश, अब यहाँ पे बैक चलते हैं, अगर मैं सी डैश एफ की बात करूं, इसके पास चार्ज तो अच्छा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी है, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। दो फैक्टर चाहिए ना, एक मुझे चार्ज चाहिए, एक मुझे बॉन्ड लेंथ चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए। सो वी बेसिकली आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द बॉन्ड लेंथ। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। आयोडीन के पास जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो इसको भी साइज के कारण, ठीक है, फेवर मिल रहा है लेंथ के कारण, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण फेवर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सही है, लेकिन लेंथ सही नहीं है। अब जो हमारा क्लोरीन है, ये दोनों तरफ से बेनिफिटेड है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छा है और साइज भी कंपैरिजन में फ्लोरीन से बड़ा होने के कारण जो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर है वो भी इसको एक प्लस पॉइंट दे रहा है, जबकि Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम है। तो Cl फायदे में है, इसके पास अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अच्छा साइज यानी कि अच्छी बॉन्ड लेंथ होने के कारण दोनों चीजें इसको फेवर कर गई हैं, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मैक्सिमम आ गया 1.86। फ्लोरीन के साथ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर फर्क है तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन इनका हुआ, बॉन्ड लेंथ की वजह से जो एफ को मार पड़ी है ना, तो उसका असर जो है उसको दिखाई दे रहा है उसका डाइपोल मोमेंट पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि जो हमारा सी डैश Cl बॉन्ड है, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा आ रहा है, वो क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी है। बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ दोनों चीजों को दिमाग में लेकर चलेंगे, और वो किसके लिए फेवरेबल है, Cl के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम एल्कोहल। बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मेथड्स है, धीरे धीरे सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया ग्रूव्स प्रोसेस, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ग्रूव्स प्रोसेस इज कि जब हमारे पास एल्कोहल है R-OH, हम लोग इसमें ऐड करते हैं HCl, ठीक है। HCl हम लोग इसमें ऐड करेंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2। जो ZnCl2 का प्रेजेंस है ये प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में लगता है, टर्शरी के केस में नहीं, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, यहां से R और यहां से Cl, ये आपस में कंबाइन करके हमें देंगे RCl, जो हमारा बन गया क्लोरो अल्केन। साथ में क्या बनेगा, बचा क्या आपके पास, इधर से H बचा और इधर से OH, H और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, दैट इज H2O। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वो है ZnCl2 क्यों ऐड करा, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होती है उनका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ZnCl2 बीइंग अ ल्यूइस बेस होने के कारण ये जो है रिएक्शन की एक्टिविटी को एनहांस करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन। अच्छा, जो बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक ये हो गया, दिस इज द नेम रिएक्शन, पहले वाला और लास्ट वाला। जो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है डार्जन्स मेथड। डार्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो अल्कोहल है R-OH, इसमें ऐड करते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड रहता है SOCl2, ठीक है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड डाला, अभी हमारे पास क्या बनेगा, SOCl2। ये चीज है ना, एक S है, एक ऑक्सीजन है, दो Cl है, इधर से R है और OH है, यहाँ से R
और एक Cl मिलके क्या बना, R-Cl। बचा क्या, एक सल्फर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, और एक बन गया हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहां से H और यहां से Cl, एक बना हमारे पास HCl गैस। ये जो बेस्ट मेथड है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो अल्केन्स ओनली। इस मेथड से हम लोग केवल और केवल क्लोरोअल्केन ही बना सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि जो दो बाय प्रोडक्ट है ये गैसेस है, गैसेस इवॉल्व हो जाएंगे सिस्टम से, और हमारे पास प्योर फॉर्म में बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ RCl। अब आप बोलोगे मैम जैसे हमने थायोनाइल क्लोराइड लिया है, क्या वैसे हम लोग थायोनाइल ब्रोमाइड और थायोनाइल आयोडाइड लेकर रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं? सो द आंसर इज बिग नो, क्योंकि जो SOBr2 है दिस इज वेरी अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और SOI2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिएक्शन कैसे करवाएंगे? ठीक है, सो SOCl2 का स्टेबिलिटी अच्छा है, यही आपको ये रिएक्शन दे सकता है, और भी कोई जो है यहाँ से हम लोग फ्लोरोअल्केन, आइडो या ब्रोमोअल्केन जो है वो इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम लोग फास्फोरस के हैलाइड्स जो हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। फास्फोरस हैलाइड्स, अब ये जो हैलाइड है ये हमारे पास ट्राई हैलाइड भी हो सकता है और पेंटाहेलाइड भी। पेंटाहेलाइड सिर्फ और सिर्फ Cl के केस में एग्जिस्ट करेगा, तो हैलाइड की बजाय अगर हम लोग इसे क्लोराइड बोले यही परफेक्ट है, सिर्फ क्लोराइड फॉर्म में ही ये जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब आपके पास PCl5 जो है वही एग्जिस्ट करेगा, PBr5, PI5 इतने एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ट्राईहेलाइड ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं PX3, यहाँ पे जो X है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो ट्राई के केस में हमारे पास PCl3, PI3 और PBr3 ये मिलेंगे, लेकिन ये जो दोनों है PI3 या PBr3 ये भी एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन्हें रिएक्शन के दौरान बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं इन सिटू रिएक्शंस। इन सिटू रिएक्शन का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ही इनकी प्रेपरेशन जो है वो होगी PI3 और PBr3 की। सो हमारे पास प्रोडक्ट्स रहते क्या है, जब हमने ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल के लगेंगे 3 मोल, R-OH, और इसमें हमने ऐड किया फास्फोरस ट्राईहेलाइड PX3। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास RX, दूसरा R और दूसरा X, तीसरा R और तीसरा X। बेसिकली हमारे पास कितने अल्काइल हैलाइड मिल गए, 3, वी विल गेट 3R-X प्लस जो बचा वो हमारा बाय प्रोडक्ट, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, H3, एक फास्फोरस और ऑक्सीजन 1 2 3, H3PO3, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को याद रखना है। Cl या Br में X जो है हमारा Cl या Br, वैसे I भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, I भी हो सकता है, लेकिन जो रिएक्शंस हैं जो हमारा PCl3 और सॉरी PBr3 जो PI3 है वो रिएक्शन के दौरान बनेगा, मैंने आपको बताया था। बनता कैसे है, फॉस्फोरस में ब्रोमीन ऐड कर देंगे, देन दे विल गेट PBr3। इसी तरह से फास्फोरस में आयोडीन ऐड कर देंगे तो इनको मिलेगा PI3। अनस्टेबल है PI3, तो इसलिए बोल देते हैं कभी कभार कि नहीं हो सकता है, बट हाँ हो भी जाता है रिएक्शन। देन कम्स कि Cl के साथ क्या रिएक्शन रहेगा, हमारे पास है R-OH, इसमें ऐड करा PCl5,
PCl5 डाला। अभी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जो हमें चाहिए वो तो बनना ही चाहिए पहले नंबर पर, ठीक है। क्या, यहां से R और एक Cl, RCl जो हमें चाहिए था वो ना बने तो बात क्या हो गई, ठीक है। अब एक यहां से H और Cl, एक HCl, अब जो बचा वो POCl कितने हैं, 3, तो तीसरा POCl3। तो इसमें HCl और POCl3 जो है वो एज बाय प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं, ये चीज भी आपने याद रखनी है। सो इस तरह से अल्कोहल को यूज करके जो वेरियस तरीकों से अल्काइल हैलाइड्स है बनाए जा सकते हैं। बस यही याद रखना है, जितने भी मेंशन्ड यहाँ पे मेथड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं, एराइल नहीं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है फिनोल में उनके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, जिसे कि तोड़ना मुश्किल है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स आर इजी टू ब्रेक रादर देन द डबल बॉन्ड्स। तो इसलिए ये जो है हमारे पास हेलोएल्कीन्स के लिए ही मेथड्स लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग किस तरह से हेलोएल्केन बना सकते हैं। अब ये तो आपका सीधा सीधा आ गया आपके क्लास 11 का मेथड हेलोजिनेशन, पढ़ते हैं ना, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में क्या है, अगर अल्केन से बनाने चलेंगे CH4, आप इसमें ऐड कर देंगे Cl2, रिएक्शन होगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, और H की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे Cl। सो CH4 से आपको क्या मिल गया, CH3Cl, बन गया अल्काइल हैलाइड। तो यही चीज आपको याद रखनी है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोबैरिक मोनो और पॉली हेलोएल्केन्स। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं ना कि जब तक ये सभी हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस नहीं हो जाएंगे रिएक्शन रुकेगा नहीं, सो यू विल गेट अ मिक्सचर, आपको एक मिक्सचर मिलने वाला है, ये है इस रिएक्शन में। देन कम्स फ्रॉम एल्कीन्स, कि एल्कीन से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन से प्रिपरेशन इज अगेन इजी, जो कि मार्कोनिकोव रूल जो है वहां पे फॉलो करेगी। एडिशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, ये तो 10th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि एल्कीन से हमें हेलोएल्केन कैसे बनाना है। हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमारे पास एक एल्कीन आ गया, कैसा भी हो, साइड्स पे कुछ लगा हो, इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है HX, हैलोजन एसिड का। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हैलाइड का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब होगा क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आ गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आ गया, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर तो कोई असर आएगा नहीं। अब जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुई, एक कार्बन के पास H और दूसरे के पास X, हैलोजन डायरेक्टली जो है कार्बन से जुड़ गया, तो यहां हमें क्या मिला, हेलोएल्कीन, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम कब आती है, ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल ना हो, प्रॉब्लम तो तब है, लाइक इफ आई हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने मान लो इसमें ऐड करा HCl, अब मुझे एक रूल फॉलो करना होगा विच इज नोन एज द मार्कोनिकोव रूल, कि अगर हमारे पास हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हम ऐसे ही सिंपल वे में एडिशन नहीं कर सकते हैं कि जहां मन किया वहां हमने जो हम ऐड कर रहे हैं उसका पॉजिटिव लगा दिया, जहां पे मन किया वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीजें हैं, जो रूल्स है वो यूनिवर्सल होने चाहिए, सभी को एक चीज फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें हम लोग जब भी कुछ ऐड करेंगे, तब एडिशन रिएक्शन के दौरान फॉलो होता है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल में आपको बता दूं क्या है,
बड़ा सिंपल है एंड दिस इज फ्रॉम योर क्लास 11। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं HCl, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द पॉजिटिव पार्ट, वन इज द नेगेटिव पार्ट। तो एज पर द मार्कोनिकॉव रूल ये चीज रहती है कि जब भी हम लोगों ने एडिशन करना है किसी भी कंपाउंड का, कोई भी चीज जब ऐड हो रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, जैसे हमारे पास एल्कीन है CH3-CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो जाने की वजह से यहाँ पे एडिशन होनी है। तो क्या रूल कहता है कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। सो द पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज more number of hydrogen atoms, और नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा which has lesser number of hydrogen atoms। अब इसके पास देखो, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है और इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है उसके पास चला जाएगा पॉजिटिव पार्ट, दैट इज H, उसके पास चला गया, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। तो जो Cl है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो हमें क्लोरोप्रोपेन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये है हमारा कि जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 अपनी जगह पर, CH अपनी जगह पर, सिंगल डबल की बजाय हो जाएगी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के पास आ गया जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है उसके पास आ गया Cl, और हमें मिला 2-क्लोरोप्रोपेन। तो हम लोगों ने प्रोपीन से क्या बना लिया, 2-क्लोरोप्रोपेन, मतलब अल्कीन से हम लोग आ गए हेलो अल्कीन पर। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो कि रूल्स हम लोग कई बार भूल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये तो था हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास रहती है एडिशन ऑफ हैलोजन। जब हम लोग हैलोजन को डायरेक्टली ऐड करेंगे, जैसे Br2 ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया, हमने डायरेक्ट एक हैलोजन का मॉलिक्यूल ही ऐड कर दिया, ठीक है, Cl2 Br2, इस तरह से जब भी हम लोग एडिशन कर रहे हैं तब हमारे पास क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रिएक्शन समझ लो फिर इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस बताती हूँ। सो बेसिकली हमारे पास कोई भी एल्कीन हो सकती है, जैसे हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लगी है हाइड्रोजन्स, मतलब हमारे पास है इथीन। हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया Br2, ब्रोमीन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, सॉल्वेंट भी चाहिए। अब होना वही है, एडिशन रिएक्शन है, दो में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके जो दो दो हाइड्रोजन थे इनके वो एज इट इज मेंटेन्ड है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन के, दो हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के, एज इट इज। बॉन्ड टूटने के बाद दोनों का एक एक वैलेंसी खत्म हो गया, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, तो यू विल गेट डाइब्रोमो। हमें इथीन से क्या मिला, डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, यहां से आपको डाइब्रोमो इथेन जो है मिल रहा है। जो खास बात है इसकी वो ये है, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एल्कीन रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कंस्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ये वाला जो रिएक्शन है ब्रोमीन का एडिशन करना, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ये हमारा टेस्ट है, इट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो अनसैचुरेशन है वो मौजूद है या नहीं। क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर रहता है,
वो डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास ड्राई ब्रोमोइथेन मिला है दिस इज कलरलेस। कलरलेस होने के कारण जो इसका रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, तब तो हमारे पास कोई कंपाउंड बनेगा। अगर कंपाउंड बन गया जो कि कलरलेस है तो ब्राउन कलर तो फेड होना ही होना है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई अल्केन होता फिर तो रिएक्शन होना ही नहीं था ना, फिर एडिशन कैसे हो गया? एडिशन तो हमें दिखाएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमें एडिशन तो देगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये हमें बताता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी किसी कंपाउंड में है या नहीं। ये इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, ये भी आपको याद रखना है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेशन को चेक करने का टेस्ट है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग एक अल्कीन से हेलो अल्केन बना सकते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत अच्छा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बहुत अच्छा मेथड है ये। यहाँ पे हमारे पास दो बड़े ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आते हैं। कौन कौन से? एक आ गया हमारा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, और एक आ गया हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। Finkelstein reaction is specifically for the preparation of आइडोअल्केन। ये खास तौर पर आइडोअल्केन की प्रेपरेशन का मेथड है, जबकि स्वार्ट्स रिएक्शन is used for the preparation of फ्लोरोअल्केन्स, RF। ठीक है, आइडो और फ्लोरोअल्केन्स को बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इनके लिए कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शंस हमें यूज करने पड़ते हैं। दोनों में फर्क याद रखना। यहाँ पे हम लोग हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे। देखो नाम से सुजेस्टेड है हैलोजन एक्सचेंज। सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या रहता है, हम लोग लेते हैं RCl या फिर हम लोग लेंगे RBr। देखो क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन को बनाना कंपैरिजन में बहुत इजी है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन लेंगे। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, Na या Ki हम लोग लेंगे डिसॉल्व्ड इन एसीटोन। बस होना क्या है, यहाँ पे जो हैलाइड है वो एक्सचेंज हो जाएगा। Cl की जगह पे क्या आ जाएगा I, या Br की जगह पे क्या आ जाएगा I। आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा R-I प्लस, यहाँ Na और Cl मिलके बनाएंगे NaCl, या फिर R के साथ I तो बनना ही है क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही आइडोअल्केन का है, और साथ में बन सकता है NaBr। ठीक है, सो दिस इज द फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये है हमारा फिंकेल्स्टीन। ये जो रिएक्शंस मैंने अभी लिखे हैं ना, दीज टू बोथ आर फॉर फिंकेल्स्टीन। अब बात करते हैं हमारे स्वार्ट्स रिएक्शन की। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी ऐसा ही रहेगा, हम लोग या तो RCl ले लेंगे या हम लोग ले लेंगे RBr। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्लोराइड, किसी हैवी मेटल का फ्लोराइड सॉल्ट, जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया AgF, मर्क्यूरी का फ्लोराइड फॉर्म हो गया है Hg2F2। ठीक है, तो हमें किसी हैवी मेटल का फ्लोराइड लेकर उसे क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन में ऐड कर देना है, और रिजल्ट में हमें मिलेगा फ्लोरोअल्केन आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो मान लो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया AgF, सिल्वर फ्लोराइड, होगा क्या, यहाँ से AgCl या फिर AgBr जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ एल्काइल पार्ट के साथ क्या अटैच हो जाएगा, फ्लोराइड। हमें एल्काइल फ्लोराइड जो है वो रिजल्ट में मिल जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट,
R-F, हमें मिल जाएगा RF, हमारा फ्लोरोएल्केन, जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल फ्लोराइड, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ AgCl या फिर AgBr। These are the reaction। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये हैं हमारे स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको पहले बता दिया, अगर R आइडोएल्केन बन रहा है तो फिंकलस्टीन, RF बन रहा है तो स्वार्ट्स, दोनों में ही जो हैलोजन एटम्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए ये आते हैं अंडर हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात क्या है फिंकलस्टीन की, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि जो NaCl, यहाँ पे NaCl जो NaBr बनेगा इन दोनों में से, Thus formed is precipitated in dry acetone। जैसे मैं बोल रही रिएक्शन एसीटोन में करवाएंगे, या हम लोग इसको बोल देते हैं वी आर टेकिंग द ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन में ये जो है प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे ये तो हो गए हैं हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट। अब इससे ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फिंकलस्टीन को हम लोग ड्राई एसीटोन की हेल्प में के मीडियम में क्यों करवा रहे हैं, तो उसका आंसर भी आपके पास है। नेक्स्ट कम्स प्रेपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, कि हैलोएरीन्स का प्रेपरेशन जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज का जो पार्ट मैं कवर कर रही हूँ, मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स का मैं जो वीडियो लेके आऊंगी वो इसके बाद वाला वीडियो होगा, जब इस वीडियो पे अच्छे से लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स आ जाएंगे। वैसे ही मैंने सेकंड वीडियो हैलोएरीन्स का भी अपलोड कर देना है। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये हैलोएरीन की प्रेपरेशन का वीडियो अगर आप जल्दी से जल्दी चाहते हो ना, चाहते हो कि हमारे लिए आ जाए, देन डू लाइक, share and subscribe our channel, share it to maximum of your friends so that जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस जो है वो आते रहें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मेरी तरफ से काम सारा रेडी है, मैंने तो सब कुछ रेडी कर रखा है, मेरे जो पोर्शंस है सब हाईलाइटेड है आपके लिए। आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आपको भी पढ़ना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट डे ही जैसे भी मुझे इस पे अच्छे से व्यूज और अच्छे अच्छे कमेंट्स और शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स आएंगे, अगले ही दिन आपका हैलोएरीन का वीडियो भी जो है वो रिलीज हो जाएगा। यस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है ये जो आपने याद रखना है, दैट एल्काइल हैलाइड्स जो है कलरलेस होते हैं जब वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं वो फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ कलर डेवलप कर लेते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। Many volatile halogen compounds have sweet smell। जो volatile halogen compounds होते हैं जो आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं, उनकी स्मेल जो है वो बड़ी ही स्वीट होती है। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। ये चीज याद रखिए, देखो एक ग्रेजुएशन है। जो हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हमारे पास क्या हो गया CH3Cl, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो हमारे लोअर हैलोएल्केन्स हैं, लोअर हैलोएल्केन्स जो हैं दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस रहते हैं, जबकि जो हायर मेंबर्स होते हैं दे कुड ईदर बी सॉलिड्स और लिक्विड्स। देन हैलोजन कंपाउंड्स आमतौर पे पोलर होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं हैलोजन वाले। डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का वो कंसिडरेबली हायर होता है सिंपल हाइड्रोकार्बन से। देन
अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होती जाती है जैसे 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 मॉलिक्यूल बड़ा होगा। मॉलिक्यूल अगर बड़ा होगा उतनी ही उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और इस हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट चलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो यहाँ पे एक पैटर्न जो फॉलो होता है वो क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर साइज इंक्रीजेस। आयोडीन, आयोडाइड का कह लो जो साइज है वो आपके पास मैक्सिमम आएगा, फ्लोराइड का जो है आपके पास आएगा मिनिमम। इसका मतलब जो Ri है, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, बड़ा साइज होने के कारण इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फिर उससे कम किसका आ गया, Br का, देन Cl एंड देन F। तो ये ऑर्डर जो है ये फॉलो करते हैं। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl ग्रेटर देन Rf। जो इस तरह से जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, इनको हमेशा आपने याद रखना है। देन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है ब्रांचिंग होने पर, क्योंकि जब ब्रांचिंग होती है तो मॉलिक्यूल बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल के कॉम्पैक्ट होने पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 कार्बन वाला हेलोअल्केन है। दिस इज ब्रोमोब्यूटेन। जब स्ट्रेट चेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 375। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो Br है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। सेकंड पोजीशन पे आते ही थोड़ी सी ब्रांचिंग होने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। फर्दर और एक्सटेंसिव ब्रांचिंग करेंगे, अगर ये हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन की बजाय यहाँ पे CH3 भी इधर चला गया, वी हैव 2 मिथाइल, ठीक है, मतलब कि मिथाइल भी आ गया सेकंड पोजीशन पे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जब हमारे पास बन गया, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा डिक्रीज हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो पैरा आइसोमर्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम्स में बहुत बार आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों है ऐसा? इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। क्योंकि जो पैरा है, पैरा आइसोमर जो है ये बेटर फिट हो जाता है, अच्छी इसकी जो कॉम्पैक्ट पैकिंग होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जो वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किया, पैरा में कितना है 323, मेटा में 249 और ऑर्थो पे 256। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पैरा पे। ये चीज आपको याद रखनी है। देन डेंसिटी पे आते हैं। ब्रोमोआइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हेवियर देन वाटर। ये पानी से थोड़े भारे होते हैं। सॉल्युबिलिटी में याद रखेंगे, हेलोअल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने नेचर पढ़ा, पोलर नेचर बेशक है, पोलर नेचर बेशक है हेलोअल्केन का, लेकिन फिर भी इसका जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो बहुत कम है। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलोअल्केन्स इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोअल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। कहते अगर हेलोअल्केन को वाटर में डिसॉल्व होना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो हेलोअल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो आपस में अट्रैक्शन है उसे भी ओवरकम करना है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनी रहती हैं उनको भी ब्रेक करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मान लो ये मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं हेलोअल्केन के, 5 ही मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास वाटर के। अब हेलोअल्केन के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे, इनकी फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी। अब इसी तरह से वाटर में हम लोगों को पता रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बहुत स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल फिजिकल फोर्स। अब अगर इन दोनों को एक दूसरे, अब सॉल्युबल होने का मतलब क्या है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्सअप होना पड़ेगा, एक दूसरे की जो इन बिटवीन स्पेस है उसे कवर करना होगा, मर्ज होना होगा। अब उसके लिए जो हेलोअल्केन्स हैं उसके जो अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसे भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है उसे भी ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब पहले तो एनर्जी लगेगी,
इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। जबकि जो एनर्जी लगनी है, जब ये ब्रेक होके आपस में मर्जअप हो गएंगी, उस समय पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन द हैलोअल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। अब तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन जब ये मिक्सअप होंगे, जब मिक्स होने पर नई बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी नहीं होगी जितनी पहले कंज्यूम हो गई। तो फेवरेबल नहीं आ रही है ना कंडीशन। अगर हम लोग इसे रियल लाइफ पर भी लगा के देखें कि हमारी तरफ से खर्चा ज्यादा आ रहा है, हम इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, मान लो किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग समझते हैं, हम किसी चीज में इनपुट ज्यादा दे रहे हैं लेकिन हमें आउटपुट उतनी नहीं मिल रही है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा ना। सेम कंडीशन है कि इनकी जो ओरिजिनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लग गई, नई बॉन्ड जब बनी है तब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, तो कंडीशंस फेवरेबल ना होने के कारण ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन्स इज लो इन वाटर is low. However, haloalkanes tend to resolve in organic solvent because the new intermolecular reactions between the haloalkanes and the solvent molecule much higher or much have the same strength as one being broken. ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं आसानी से, क्योंकि वहां पे जो आउटपुट मिलनी है न्यू बॉन्ड से, जो इनको एनर्जी मिलनी है, वो ऑलमोस्ट सेम है जितनी तोड़ने में लगी थी, जो वाटर के साथ सेम नहीं है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और किसी ने भी इसको स्किप नहीं करना है, मार्क कर लो। Now moving on to chemical reactions. Chemical reactions of haloalkanes हम लोगों के पास क्या है? केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास मेन 3 रिएक्शंस आएंगे। एक इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आएंगे इनके एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देन देयर रिएक्शंस विद मेटल्स। ये तीनों ही रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहली टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। देखो नाम से समझ के देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है, जो रिप्लेसमेंट है, वो किससे होगी? न्यूक्लियोफाइल से। अब न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है? नाम से पढ़ के देखो, नाम हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो आया न्यूक्लियस से, दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। जो चीज पॉजिटिव चार्ज लविंग हो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाले तो खुद हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, या हो सकते हैं न्यूट्रल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे OH नेगेटिव हो गया, इसे पसंद आएगा पॉजिटिव चार्ज। Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इन्हें पॉजिटिव चार्ज पसंद आएगा। इसके अलावा न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे हमारा अमोनिया हो गया NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग वाटर की बात करें, क्योंकि इसके ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल वो जिसे पॉजिटिव चार्ज पसंद हो। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन टाइप आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस already existing nucleophile in a molecule is called as न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या एग्जांपल दी है, दैट Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, जो कि क्या है? हैलाइड आयंस हैं। ठीक है, ये जो हैलाइड आयंस हैं ये खुद भी तो क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल्स ही हैं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं हैलोअल्केन की, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स, मतलब R-X
क्या केमिकल रिएक्शन देगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मतलब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन, जो खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बन की फर्दर 3 बॉन्ड्स। जब इसके अलावा कोई और न्यूक्लियोफाइल जो है आके अटैक करेगा कार्बन पे अटैक करने पर ये क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली ये इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, ये बात लिखी है। एक्स नेगेटिव हैलाइड आयन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, जब इसे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, सी, 3 बॉन्ड्स ऐसे ही, एक्स की जगह पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा और एक्स नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल बन के बाहर निकल जाएगा। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को कोई और न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर देता है, उसे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो अब एक्स नेगेटिव निकला है इसे बोला जाता है लीविंग ग्रुप। ये जो X नेगेटिव निकला है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है द लीविंग ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज आपने याद रखनी है। नाउ it is one of the most useful classes of organic reactions of alkyl halides in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon atom। ये हमें पता है। तो बेसिकली जो हमारा रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन क्या है, R-X दैट इज आर हेलोअल्केन, उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये R के साथ जुड़ जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और हैलाइड आयन यहां से एलिमिनेट हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, देखो हमारे पास पूरा चार्ट है, OH नेगेटिव, H2O, RO नेगेटिव, ये सभी क्या है, हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। एग्जिस्ट कैसे करेंगे, OH नेगेटिव है ना, बैलेंस होने के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो KOH या NaOH की फॉर्म में, H2O वाटर है, RO नेगेटिव एल्कोक्साइड, RO नेगेटिव को बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव, Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है। तो एक रिएक्शन ट्राई करेंगे, हमारे पास है मान लो CH3Cl, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया NaOH। क्या ऐड कर दिया इसमें हमने, NaOH। इट्स अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह हो जाएगा या सिंपल डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, Na और Cl ये हो जाएंगे एलिमिनेट, हमारे पास बचा क्या, CH3 के साथ क्या लग जाएगा, OH। तो मतलब हेलोअल्केन से क्या बन गया, एल्कोहल। मतलब फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड व्हाट डिड यू गेट, यू गेट मीथेनॉल, हमें मीथेनॉल मिल गया। ऐसा ही कुछ और ऐड कर लो, यू हैव C2H5Br, ये हमारा हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया CH3ONa। अभी यहां से लिखा है ना RO नेगेटिव, दिस इज आर एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। ये मैंने R की जगह पे क्या ले लिया, CH3, RO नेगेटिव के साथ मुझे क्या जोड़ना पड़ा, पॉजिटिव, यही उसका रिएजेंट बनेगा ना। दिस इज CH3O नेगेटिव, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये पूरा Na के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पूरा Na इसका रिएजेंट है जो कि ये न्यूक्लियोफाइल को लेकर आ रहा है। अब होना क्या है, यहाँ पर CH3O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये C2H5 पार्ट, क्योंकि Na पॉजिटिव
किसके साथ निकल जाएगा? अब Br नेगेटिव के साथ। मतलब Br नेगेटिव को कौन रिप्लेस करेगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल OCH3। गेटिंग? हमें क्या मिला? C2H5 अपनी जगह पर, इसके साथ ही न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा OCH3 प्लस साथ में क्या बनेगा? यहां से Na और इधर से Br। तो ये बन गया हमारा ROR। देखो C2H5 क्या है? एक अल्काइल ग्रुप, साथ में लगा ऑक्सीजन, साथ में लगा CH3, फिर से एक अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा बन गया ईथर। तो हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा क्या कर रहे हैं? हेलोएल्केन में क्या ऐड कर रहे हैं? सोडियम एल्कोक्साइड, और इससे बन क्या रहा है? ईथर। इससे हम लोग ईथर बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी रिएजेंट ऐड करेंगे एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये बड़े सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने खास तौर पर KCN AgCN, KNO2 और AgNO2 को हाईलाइट कर रखा है। इसका भी कारण है। अब मान लो आपके पास है R-X, कोई हेलोएल्केन, चाहो तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, कोई CH3Cl। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया मान लो KCN। मैंने क्या ऐड कर दिया? KCN। अब आपने याद रखना है दो चीजें जो आपको याद रखनी है। इधर अगर यही मेरे पास है CH3Cl, अब मैंने KCN की बजाय इसमें ऐड कर दिया AgCN। आपको प्रोडक्ट्स जो है वो सेम नहीं मिलेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब AgCN है तब हमारा न्यूक्लियोफाइल है C ट्रिपल बॉन्ड N, N का लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। जब KCN ऐड करोगे तो जो अटैक है वो कार्बन की तरफ से रहेगा, जबकि AgCN जो है, AgCN जब भी हम लोग ऐड करते हैं तभी जो मेन अटैक है वो रहता है नाइट्रोजन की साइड से। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? KCN ऐड करोगे तो CH3 अपनी जगह, अटैक कौन कर रहा है? C, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N आपको मिलेगा CH3C। ठीक है, आपको साइनाइड मिल रहा है, यू आर गेटिंग साइनाइड हियर, यू आर गेटिंग नाइट्राइल। अब यहां पे जब AgCN डाला तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। आपको क्या मिलेगा? CH3 डैश। कार्बन ने अटैक नहीं किया, नाइट्रोजन ने किया। यू विल गेट नाइट्रोजन फर्स्ट। यहाँ नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ एंड यू विल गेट C along with नाइट्रोजन। वहां CN है, यहाँ NC है, ये आपको मिला आइसोसाइनाइड। इसका कारण क्या है कि जो KCN है वो आयोनिक है, जबकि जो AgCN है वो एक कवलेंट कंपाउंड है। कवलेंट कंपाउंड होने के कारण नाइट्रोजन के पास जो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर फ्री टू अटैक, वो फ्री है अटैक करने के लिए और यहाँ पे अटैच होते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से ही अटैक कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, कि ये दो तरफ से अटैक कर सकते हैं। Groups like cyanide and nitrites possess two nucleophilic centers and are called ambident nucleophiles। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, टेस्ट में आता है, तो याद रखिए जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, KCN आयोनिक है इसलिए साइनाइड आयंस जो है ये प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन में। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो अटैक है मेनली कार्बन एटम के थ्रू होगा, नाइट्रोजन के थ्रू नहीं, क्योंकि
कार्बन डैश कार्बन बॉन्ड स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन डैश नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन के साथ। जबकि जो AgCN है वो कोवलेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, और ये बनाता है आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। और सेम ही चीज आपको KNO2 और AgNO2 में देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब KNO2 ऐड करोगे तो अटैच होगा R के साथ ऑक्सीजन, यू विल गेट RONO। जबकि AgNO2 में फिर से नाइट्रोजन फ्री है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, वो अटैक करेगा और आपको मिलेगा RNO2। यहाँ से कंप्लीट द रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिंपली AgCN के केस में भी यहाँ पे Cl लिख के आते हैं तो पूरा गलत, और उधर AgNO2 के केस में तो सही हो जाता है। KNO2 में भी सीधा R के साथ NO2 लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इस चीज को आपने पर्टिकुलरली अपने दिमाग में रखना है और कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है। इसी में आगे बढ़ेंगे अभी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक है हमारा SN2 मैकेनिज्म और एक है हमारा SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे SN2 मैकेनिज्म से। SN2 मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पर फ्रॉम द बैक साइड। ये चीज आपको याद रखनी है दैट इसमें होगा एक बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक होने पर यहाँ पे बनता है एक इंटरमीडिएट। जो अटैक है OH का वो बैक साइड पे रहेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या रहता है हमारे पास कि जो कार्बन है, जो मिडिल वाला कार्बन है, ये एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि अभी जो Cl है वो प्रॉपरली लीव नहीं हुआ है, जबकि OH ने उसके साथ अटैच होना शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर स्टेज पे ये एक तरह से 5 बॉन्डिंग स्टेट में रहता है और इस तरह होने पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी चेंज हो जाता है। हमें पता है यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होता है, इसका जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि जब ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट आने पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके हो जाती है sp2। क्यों? क्योंकि ये अभी एक बंधन में एक बंधा हुआ है और इसके साथ अभी एक और बॉन्ड जो है वो बनना शुरू भी हो गया। तो काइंड ऑफ 5 बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाती है, जिसमें 2 पार्शियल बॉन्ड्स हैं, एक अच्छे से ब्रेक नहीं हुई और दूसरी अभी अच्छे से बनी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। इसके बाद Cl नेगेटिव फाइनली लीव हो जाता है और जो OH है, OH आके अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है, जिस साइड पे Cl लगा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या अटैच हुआ है, OH। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है, देयर इज इन्वर्शन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल है उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही बदल गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। एक क्या याद रखना है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा आपने याद रखना है यहाँ पे हो रहा है बैक साइड अटैक। और तीसरा आपने याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 से क्या हो गई है, sp2 हो गई है, किसकी, इंटरमीडिएट स्टेट की। सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट नहीं। ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं ना, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को कभी भी आपने अपने माइंड से स्किप नहीं होने देना है, यही इसकी खास बात है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पूरा का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, OH नेगेटिव विच इज बेसिकली द न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव बोल लो या फिर न्यूक्लियोफाइल बोल लो आप लोग, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, रेट ऑफ
रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ऑन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से इसका ऑर्डर कितना बन जाता है 2। सिंस इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए इसको बोला जाता है SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहा है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं दैट व्हाई इज इट कॉल्ड एज द SN2 मैकेनिज्म, इसको SN2 मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लो। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर मैंने कर दिया है, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। जो SN2 मैकेनिज्म है वो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो करता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं SN2 मैकेनिज्म को दिखाना एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शियरी। और प्राइमरी से भी ज्यादा इसकी इच्छा कौन रखता है? मिथाइल। इसका कारण है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है दैट देयर इज गोइंग टू बी द बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करेगा। अगर इसे बैक साइड अटैक करना है तो देयर शुड बी अ प्लेंटी ऑफ स्पेस कि वो कार्बन तक पहुंच पाए। अब टर्शरी में देखो बड़े बड़े यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ग्रुप्स लगे हैं, ऑल्दो यहाँ पे हमने CH3 ही लिया है, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस के होते हुए न्यूक्लियोफाइल कैसे कार्बन तक पहुंचेगा अटैक करने के लिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अटैक है उसमें दिक्कत आएगी। तो टर्शरी हेलो अल्केन्स बहुत ही कम, ना के बराबर दिखाते हैं SN2 मैकेनिज्म। फिर सेकेंडरी में थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, प्राइमरी में कम है, उससे कम है, और मिथाइल में तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं क्योंकि छोटे छोटे से हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है कार्बन पे अटैक करने के लिए। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे जो ऑर्डर फॉलो होगा वो ये है कि मिथाइल्स जो है वो सबसे ज्यादा SN2 मैकेनिज्म दिखाते हैं, प्राइमरी भी दिखाते हैं क्योंकि उनमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरिजन में कम है। उससे फिर आ जाते हैं सेकेंडरी और फिर आते हैं हमारे पास टर्शरी। अगर टर्शरीज के लिए SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना मुश्किल है तो वो क्या करेंगे? तो टर्शरीज एक दूसरा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे SN1 मैकेनिज्म के लिए। SN1 मैकेनिज्म में आ जाइए। अब इसका कॉन्ट्रास्ट हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे SN2 के साथ। SN2 was the सिंगल स्टेप रिएक्शन, जबकि जो हमारा SN1 है दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरी बात, जो हमारा SN2 था उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है, इसमें बनता है कार्बोकेटॉइन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटॉइन, और जो कार्बोकेटॉइन स्टेबल है वही तो रिएक्शन देगा। और हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटॉइन्स आर द मोस्ट स्टेबल, इसलिए यहां पे होगा क्या? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, दिस इज द स्टेप 1, इस स्टेप 1 में देयर इज अ अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और यहां पे हमारे पास बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटॉइन का फॉर्मेशन है, कार्बोकेटॉइन का फॉर्मेशन रहेगा इन द स्टेप 1। सो यू हैव टर्शरी ब्रोमाइड, टर्शरी यहाँ पे आपको हेलो अल्केन दिखाई देगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा इलैबोरेट कर लें, लाइक यहाँ पे मेरे पास हो
कार्बन, CH3, CH3, CH3 और यहाँ पे लगा है Br। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टर्शरी हेलो एल्केन। फर्स्ट स्टेप जो है रिवर्सिबल है और स्लो है, स्लो स्टेप है ये। अभी होगा क्या, यहाँ से Br जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, देयर बाय फॉर्मिंग Br नेगेटिव। अब Br तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में जो इसके अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो एज इट इज अटैच्ड है। इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटॉन। देन कम्स द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप इंक्लूड्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटॉन पे। कार्बोकेटॉन हमारा क्या है, CH3, CH3, CH3। इस कार्बन पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को देखकर जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे OH नेगेटिव है इस केस में, अब इसका मन तो ललचाएगा, ये करेगा अटैक। क्या बना, कार्बन के साथ क्या आ गया, OH, CH3 is as it is maintained and this is a fast step। ठीक है, ये क्या है हमारा फास्ट स्टेप। समझ में आए, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है हमारा कार्बोकेटॉन। अब देखो यहाँ पे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप के साथ। एंड जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा ऑन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, क्योंकि ये तो हमारा एल्काइल हैलाइड ही है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया, 1, एंड देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दोनों में फर्क आप लोगों को याद रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका हो गया SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म की और खास बात क्या है कि यहाँ पे कोई इन्वर्शन नहीं है, जहां पे Br लगा था वहीं पे OH है। अब देख सकते हो यहाँ पे Br अटैच्ड है ना, OH भी सेम साइड पे है। देयर इज नो इन्वर्शन, देयर इज नो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट नहीं हो रही है, ये भी इसकी खास बात है। अब अगर हम लोग इसमें बात करेंगे ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अब डिपेंड कर रहा है कि ये जो हमारे पास कार्बोकेटॉन बना है, कार्बोकेटॉन का स्टेबिलिटी कैसा है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटॉन। और हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटॉन्स हैं आर द मोस्ट स्टेबल, इसलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो ये रहा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट एज टू द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। इसे भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, हाईलाइट कर लो, व्हाटएवर यू वांट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ। ये सारा हमने कर लिया, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, ये नोट कर लेना, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स
शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा एलाइलिक या बेंजाइलिक का बना हो और पूछा जाए कि ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तो बहुत क्लियरली मेंशन है ना यहाँ पे। अगर कोई चीज हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है तो वो क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। सो मास्टर योर एनसीईआरटी। सो फॉर द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, नन। अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े पॉपुलर हैं। Which of the following, आपको ऐसे कुछ कंपाउंड्स दिए जाते हैं और बोला जाता है कि SN2 मैकेनिज्म फास्टर कौन दिखाएगा, ठीक है। तो डिसाइड करने का क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपने ये चीज देखनी है, अल्काइल ग्रुप अगर कोई गिवन है, मतलब अल्काइल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इट इज CH3 लेट इट बी CH3, हम लोग सिर्फ हलाइड वाला पार्ट जो है वो चेंज करेंगे। तो RI का रिएक्टिविटी ज्यादा as compared to RBr, as compared to RCl, as compared to RF, क्योंकि हमने पढ़ा था ना RI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बड़ी बॉन्ड को तोड़ना इजी है। सो I नेगेटिव इज अ बेटर लीविंग ग्रुप as compared to Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप कवर करेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो मुझे कमेंट में बताएंगे। देन कम्स द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती हैं, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे हमारे पास नॉर्मल व्हाइट लाइट है, ठीक है। जो व्हाइट लाइट है उसके पास दो कंपोनेंट्स रहते हैं, वन इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, अदर इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट। अगर नाइकोल प्रिज्म की हेल्प से हम लोग उसके एक कंपोनेंट को खत्म कर देते हैं तो लाइट के पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट। ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर कि उस सब्सटेंस को, मान लो ये है हमारे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और इसके थ्रू हम लोग पास करवा रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसके पास एक ही कंपोनेंट हो, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम लोग किसी ऐसे सब्सटेंस के थ्रू पास करते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इसके पाथ को टुवर्ड्स राइट मोड़ देते हैं, राइट डेविएट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको लेफ्ट डेविएट कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को या तो राइट की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ डेविएट कर दे, रोटेट कर दे, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। जो टुवर्ड्स राइट डेविएट करते हैं उन्हें बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट की तरफ लाइट को मोड़ देते हैं उन्हें बोला जाता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को डिनोट करते हैं प्लस के साथ, लीवो को डिनोट करते हैं माइनस के साथ, ठीक है। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और ये फिनोमिना शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। देन कम्स अ मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी एंड एंशियोमर्स। ये चीज को भी बड़ी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। कायरलिटी क्या है? कायरलिटी को समझना जरूरी है। The objects which are non-superimposable on their mirror image are said to be chiral and their property is known as chirality. अब हमारे हाथों की एग्जाम्पल ले लो। Our hands are mirror images of one another. हमारे जो हाथ हैं ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, लेकिन अगर हम इनको सुपर इम्पोज करवाना चाहें ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते।
दे आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे कायरल, प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। कायरल होने के लिए हमने सबसे पहले एक टेट्राहेड्रल पोजीशन की जरूरत होती है, और ये इस कार्बन को कायरल कार्बन तब बोला जाएगा जब इसके सराउंडिंग में सभी के सभी जो कंपाउंड्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे आर ऑल डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो प्रोपेन 2-ओल मिरर इमेज बना, ठीक है, प्रोपेन 2-ओल जो है यहाँ पे मिरर इमेज बना, लेकिन अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, अगर इसको 180 डिग्रीज पे हम लोग रोटेट करते हैं तो ये उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ए और सी जो है ये सुपर इम्पोजेबल हो गए ना। क्यों सुपर इम्पोजेबल हो गए? क्योंकि इनके दो ग्रुप हैं जो वो बिल्कुल सेम थे। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे ब्यूटेन 2-ओल की, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास CH3, C2H5, H और OH, चारों के चारों जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट हो गए। अब अगर हम इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करते हैं, सेम 180 पे भी कर लेंगे, तभी भी ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। मतलब कायरल होने के लिए जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अटैच होना चाहिए विद दैट ऑफ द कार्बन, तभी यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आएगी, वरना नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी जो है वो नहीं आ सकती। और जो हमारे पास ये कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ये जो अकायरल है जैसे कि प्रोपेन 2-ओल, ये अकायरल है, ये कायरल है, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हो गया? जैसे ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर जो है वो फॉल करता है और इन्हें एक दूसरे के इनेंशियोमर्स बोला जाता है। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जैसे हमारे हाथ भी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए। देन इनेंशियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल रहता है, बट दे डू डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। अब ये रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन की बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनेंशियोमर समझ में आया? इनेंशियोमर्स क्या है? मिरर इमेजेस जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जैसे ये दोनों हो गए, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों ही इनेंशियोमर्स हो इक्वल प्रोपोर्शन में, उनका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। देखो, अगर मेरा एक हैंड डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, मैंने 1 मोलर इसका लिया, 1 मोलर इसका लिया, एक ने जितनी लाइट टुवर्ड्स राइट करनी है दूसरे ने उतनी ही लाइट कर देनी है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, 0। अगर हम लोग इनेंशियोमर्स का इक्वी मोलर क्वांटिटी लेकर कोई मिक्सचर बना रहे हैं, उसका जो नेट रोटेशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ने जितना लेफ्ट की तरफ मोड़ना है दूसरे ने उतना ही राइट कर देना है, तो ओवरऑल जो वहां पे हमारे पास इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। So a mixture containing two enantiomers in equal proportions will have 0 optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture or racemic modification. So racemic mixture is represented by prefixing DL और प्लस माइनस, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनको इकट्ठे लिखकर जो है हम लोग रेसिमिक मिक्सचर को शो करते हैं। जैसे प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ओल, हमें पता है कि ब्यूटेन 2-ओल जो है ये इसका कार्बन कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लीवो होगा,
तो इसलिए इसके सामने ब्यूटेन टूओल के सामने हम लोग Dl या प्लस माइनस डाल सकते हैं, ये बताने के लिए कि इनका रैसमिक मिक्सचर है। और जो प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एनेंटियोमर्स को एक रैसमिक मिक्सचर में, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेसेमाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए कि आपको कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और क्या आता है। देन कम्स रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ CH3 ग्रुप H और यहाँ पे हमारा C2H5, यहाँ पे कार्बन के साथ OH है जिसकी जगह Cl ने आना है। तो मतलब ये जो सारी चीज है इसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, ये जो सारी चीज है इट विल रिमेन अनइफेक्टेड, बस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिटेंट है अपनी जगह पे एज इट इज है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिटेंशन। Retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center। जो हमारा asymmetric center है, जो हमारा chiral center है, chiral center के सराउंडिंग में जितनी भी बॉन्ड्स है, इसकी अपनी जो डायरेक्ट बॉन्ड्स हैं, जो उनको प्रिजर्व किया हुआ है, उस प्रेजर्वेशन को बोला जाता है रिटेंशन। क्योंकि ये इसके साथ वाले कार्बन के साथ हो रहा है, जो हो रहा है डायरेक्टली इस कार्बन की बॉन्ड को कोई असर नहीं हो रहा। इसी तरह से हमारे पास आती है इन्वर्शन। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर है, दिस इज द कायरल सेंटर, अब यहाँ पे डायरेक्ट असर आएगा, ये देखो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो डायरेक्ट असर आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं रहती है। जैसे पिछला केस मैंने आपको SN2 में बताया ही था कि जिस साइड से X लीव हुआ था उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो OH आ गया था। मैंने आपको बोला था ये इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, कि कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी उलट गई, वो केस है यहाँ। ये है यहाँ पे सारी बात यही लिखी हुई। देन कम्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास बीटा एलिमिनेशन जो है वो फॉलो होती है एंड इट टेक्स प्लेस इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो पीछे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है ना, दैट सब्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू KOH। उसमें भी हमने OH का रिप्लेसमेंट करा था ना, KOH ऐड करके और NaOH ऐड करके, वो था इक्वस मीडियम में। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH हो देन उस केस में हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होगा क्या यहाँ पर, यू हैव हेलोएल्केन, कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, और यहाँ पे लगा है हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है अल्फा, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा। अब यहाँ पे इनकी कोई भी दो बॉन्ड्स हो, व्हाटएवर, हमें मतलब है बीटा हाइड्रोजन से। हमारा मतलब किससे है, बीटा हाइड्रोजन एटम से। और जब भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे KOH अल्कोहलिक, तो यहाँ पे होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे क्या होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या है, एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होगा ही होगा। अब यहां से K पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ निकलेगा KX बनाकर, और H OH के साथ निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कार्बन की दो बॉन्ड्स खत्म हो गई, मतलब अब कार्बन कार्बन आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो हेलोएल्केन से क्या बन गया, एल्कीन। हेलोएल्केन से क्या बन गया, एल्कीन। यहाँ पे जो एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट है एंड इट इन्वॉल्व्स बीटा एलिमिनेशन।
और ये भी +1 का कॉन्सेप्ट है सेजेफ रूल, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो जहां पर मल्टीपल वेज में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकती है, हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो मल्टीपल तरीके से हो सकती है। जैसे ये हो गया, ये Br जिस कार्बन के साथ लगा है अल्फा, ये भी बीटा है और ये कार्बन भी बीटा है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो हाइड्रोजन हम लोगों को निकालना है, इस बीटा का उड़ाएं या इस बीटा का? तो यहाँ पे फॉलो होता है सेजेफ रूल। सेजेफ बोलता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर नंबर ऑफ वेज में हो सकती है तो वो प्रेफर होगी जो साइड ज्यादा एल्काइलेटेड है, विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अब देखो, अगर ये और ये Br निकलता है तो यहाँ पे भी 2 एल्काइल और यहाँ पे भी 2 एल्काइल बचेंगे। यू विल गेट दिस विच इज द मेजर प्रोडक्ट। जबकि दूसरे केस में अगर आप यहां से बीटा उड़ा देते हो तो यहाँ पे तो सिर्फ बचे हाइड्रोजन्स और इधर अल्काइल बड़ा हो गया, तो दिस इज दी माइनर ग्रुप। ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है। दोबारा समझा देती हूँ। हमारे पास क्या है, ये जो एग्जाम्पल में CH3 CH2 CH2 CH के साथ लगा Br और इधर CH2 और एक हाइड्रोजन, सिर्फ ये शो करने के लिए क्या लगाएंगे, Br का निकलना तो पॉसिबल है ही, इसलिए तो निकलना ही है। ऐड किया हमने KOH, खास तौर पे अल्कोहलिक आना है, ये याद रखना। अब जब हमने KOH डाल दिया, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। Br तो गया, हाइड्रोजन 2 तरह से निकाल सकता है, या तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाए या यहां से। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? यहां से हाइड्रोजन निकल जाए या फिर यहां से। अगर नंबरिंग कर लो इसको, 1 2 3 4 5, अगर तीसरे नंबर से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, यहां सिंगल की बजाय क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड CH डैश CH3। यहां भी अल्काइल ग्रुप्स है, यहां भी अल्काइल ग्रुप्स है। अगर पहले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, अब ये नहीं जा रहा, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है, अब ये जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, Br गया, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CH, यहां डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के एक साइड पे इतने सारे कार्बन और यहाँ पे केवल और केवल हाइड्रोजन, ये साइड कम एल्काइलेटेड है तो ये बनाएगी माइनर प्रोडक्ट, ज्यादा एल्काइलेटेड है जो वो बनाएगी मेजर प्रोडक्ट। ये बात यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रिएक्शन विद मेटल्स, सबसे पहले रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बहुत, क्योंकि है ही इंपॉर्टेंट बेचारा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देगा तो देगा सिर्फ और सिर्फ ड्राई ईथर में। R के साथ डायरेक्टली Mg जुड़ जाएगा, यू विल गेट RMgX विच इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन, किसी भी प्रोटोन के सोर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इवन वाटर, अल्कोहल, एमाइंस आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि वाटर से भी आप लोग इनसे हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। यू हैव RMgX,
ठीक है, और आपने इसमें ऐड किया वाटर, दैट इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी सफिशिएंट है। R के साथ H जुड़ गया, जब R के साथ H जुड़ गया ये बन गया अल्केन, +1 का रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में, और साथ में आपको मिला Mg के साथ X तो लगा ही है और OH भी आ गया, बेसिक मैग्नीशियम हलाइड जो है वो आपको मिलेगा। It is therefore necessary to avoid even traces of water from Grignard reagent, मतलब Grignard reagent को हमेशा मॉइस्चर से बचाकर रखना पड़ता है, इसलिए जो रिएक्शंस है दे आर कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। यहाँ पे हमेशा इसके रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर में इसलिए करवाए जाते हैं। ठीक है, देन कम्स द वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन अब किसको नहीं आता, सबको आता है, वर्ड्स रिएक्शन सबको आता है। ठीक है, वी हैव R-X, उसमें Na ऐड करते हैं, एक और अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, NaX जो है वो रिमूव हो जाएगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन ड्राई ईथर, यू विल गेट R plus R, दैट्स अल्केन प्लस 2 NaX, सेम +1 है, याद करो अपनी। ठीक है, अब आ गए हेलोअरीन्स, तुम लोगों की एक कमजोर कड़ी जो कि मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए बिल्कुल अगला वीडियो जो है वो हेलोअरीन्स पर ही बेस्ड होगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ हेलोअरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेलोअरीन्स के रिएक्शंस एंड पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली में बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर इसका ये जो हाईलाइटेड PDF है आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मुझे डालना होगा इस PDF को तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डालूंगी। पहले बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा एंड गेट योर PDF हाईलाइटेड। डी ब्लॉक का भी उसी में डाल दूंगी, अभी आइडिया आया मुझे। डी ब्लॉक का PDF, हेलोअल्केन हेलोअरीन के हाईलाइटेड PDFs सभी आपको मिल जाएंगे, बट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल एज वेल। तो चलिए बस अपना ख्याल रखिए, अभी हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।